नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की व्याकरण पाठशाला में। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 शब्द विचार। और शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर पढ़ा था? 4 आधारों पर। 4 आधार कौन से थे वे? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग अथवा व्याकरण के आधार पर, व्याकरणिक पर प्रकार्य के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, ये 3 आधारों पर वर्गीकरण हम सीख चुके थे। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो आइए आज हम जानेंगे अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर पुनः शब्दों के 4 भेद हैं। 4 भेद माने गए हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी अर्थात एक ही अर्थ देने वाले शब्द को एकार्थी कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट, दीवार आदि। लोहा का मतलब लोहा ही होता है। ईंट का मतलब ईंट ही होता है। इनके अन्य कोई अर्थ नहीं होते। तो एक अर्थ देने वाले ये शब्द एकार्थी कहलाते हैं। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कर शब्द का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? हाथ। लेकिन हाथ के अलावा और भी बहुत से इसके अर्थ हैं। टैक्स, किरण, सूंड। इस प्रकार किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ जब होते हैं तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। तीसरा भेद है पर्यायवाची। जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हों, यानी ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ, जिनके अर्थों में समानता हो, यानी जिसका जो अर्थ है और अन्य शब्द जो हैं वो भी एक ही अर्थ देते हो, समान अर्थ देने वाले हों, एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वो कहलाते हैं पर्यायवाची। जैसे कमल को और क्या कहते हैं? पंकज, नीरज, जलज, सरोज। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है विलोम शब्द यानी विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले अथवा विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, उठना, बैठना, कोमल, कठोर, दिन, रात आदि। तो बच्चों, अब हमारा यहाँ तक यह अध्याय शब्द विचार संपूर्ण हो चुका। और अब तक हमने पाठ में जो कुछ सीखा, आइए एक बार संक्षिप्त रूप से दोहरा देते हैं। पहला बिंदु है एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सबसे पहले सीखा था ना हमने ये। दूसरा है शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद बन जाता है। बताया था आपको बहुत अच्छे तरीके से कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कल ही सीखे हैं आपने, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो शब्द खंड करने पर अर्थात टुकड़े करने पर अर्थहीन हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को हम टुकड़े करते हैं और टुकड़ों से अगर देखें कि कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता, तो उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़। अगला है जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। जो किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं वो कहलाता है योग रूढ़। और तीसरा है
वो यौगिक, यौगिक एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। देखो एक बार देख लें, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, विद्यालय, विद्या जमा आलय, ठीक है ना। दो पदों को मिलाकर एक से अधिक पदों को मिलाने पर जो बनते हैं शब्द, उनका जो रूप हमारे सामने आता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक। और योगरूढ़ शब्द जो हैं वो जो परंपरागत अर्थात विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं वे योगरूढ़ कहलाते हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जो किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जलज का मतलब ऐसे तो देखिए, जलज जल में उत्पन्न होने वाला, ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए हो गया, कमल के फूल के लिए। इसी तरह दशानन, दशानन शब्द का मतलब क्या है कि 10 सर हैं। 10 सर का मतलब 10 आनन, 10 मुख हैं जिसके, उसको कहेंगे। लेकिन 10 मुख किसके हैं, रावण के, केवल रावण के लिए दशानन शब्द प्रयुक्त होता है। तो यह योगरूढ़ है। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। दो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, नहीं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चों, 4। अभी बिल्कुल अभी जाना है आपने, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर केवल 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो आइए बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर, अभ्यास करते हैं। आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो देखिए पेंसिल आपके हाथ में है, आरंभ कीजिए करना। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला विकल्प क्या है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, शब्द बनते हैं किससे, ध्वनियों के मेल से। बहुत अच्छे से जानते हैं आप, लगा लीजिए सही का चिन्ह यहाँ पर। दूसरा है, शब्द का प्रयोग वाक्यों में करने पर वह कहलाता है। अभी सीखा है आपने, बिल्कुल सीखा क्या, दोहराया है अभी, तो क्या बन जाता है, पद, वह पद कहलाता है। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 4। 4 के सामने सही का चिन्ह लगा लें। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो बिल्कुल अपने उसी रूप में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तत्सम। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ किन्हें, कौन सा शब्द है इनमें, विद्यालय, स्नान गृह, पंकज अथवा खिड़की। जो विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा है, पंकज। पंकज योग रूढ़ है इसमें। बैंक शब्द, बैंक क्या है, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की अथवा क्या है, बैंक शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, बताइए जल्दी से। बैंक शब्द होगा या अरबी का, अंग्रेजी, वेरी गुड, बैंक शब्द है अंग्रेजी का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों से मूल, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग कीजिए। अब मूल शब्द के सामने आपने मूल शब्द लिखने हैं, यौगिक के सामने यौगिक और योग रूढ़ के सामने योग रूढ़, ऊपर से चुन करके। दिन, दशानन, वसंतोत्सव, रसोई घर, आकाश, देवालय, पंकज, सेना और चारपाई। पहला शब्द है दिन। दिन को आप तोड़कर देखिए, अगर इसके टुकड़े करेंगे तो कोई भी अर्थ इससे नहीं निकलेगा। तो ये किस श्रेणी में आएगा, मूल। मूल के सामने लिखें दिन, क्या आ जाएगा, दिन। और फिर दूसरा मूल शब्द क्या होगा, सामने लिखें, ढूंढें इनमें से जिसके टुकड़े करने पर अर्थ नहीं होगा, सेना। और तीसरा लिखेंगे आकाश। अब है बारी यौगिक की, यौगिक। तो यौगिक इनमें कौन से हैं, जो एक से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे वसंतोत्सव किसमें आएगा, यौगिक में, रसोई घर और तीसरा है देवालय। योग रूढ़ लिखिए, अभी चर्चा की थी हमने योग रूढ़ पर। दशानन, पंकज, चारपाई, है ना। जैसे चारपाई, वैसे चारपाई का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या होता है चारपाई का, चारपाई शब्द का सामान्य अर्थ होगा 4 पैरों वाली,
है ना। तो चार पैरों वाली तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबको हम चारपाई नहीं कहते। चारपाई हम किसको कहेंगे? केवल चारपाई जो खाट होती है बिछाने वाली, उसी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा? योग रूढ़ की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। मतलब इसी में से जो नीचे पंक्ति दी हुई है, इनमें से छांटकर शब्दों को तत्सम के नीचे तत्सम लिखेंगे, तद्भव के नीचे तद्भव, देशज के नीचे देशज और विदेशी के नीचे विदेशी। सबसे पहले तत्सम। तत्सम आप जानते हैं, जो संस्कृत के शब्द अपने उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। तो तत्सम की सूची बनाएं पहले। सबसे पहले क्या आएगा तत्सम? इनमें से ढूंढिए। अग्नि, वधु, अक्षी, मस्तक, मिलाते रहिए अपने। फिर है तद्भव, जो संस्कृत से अपने सरल रूप में आ गए, संस्कृत से बदलकर उनका रूप हो गया, वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे स्वर्ण से क्या बन गया? सोना। अगला लिखिए तद्भव के नीचे हाथी, कुआं, कूप से कुआं, कूप तो संस्कृत का है। अब आ जाइए देशज पर। देशज शब्द बहुत अच्छे से जानते हैं आप। डिबिया, पगड़ी, लोटा, जूता, बहुत अच्छे। और अंतिम है विदेशी, जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। स्कूल आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अंग्रेजी से आया है स्कूल, कुली, डॉक्टर, कॉलेज। अब बच्चों प्रश्न संख्या 4। तत्सम शब्द पर गोला लगाइए। जो भी इसमें तत्सम दिखाई देते हैं आप उन पर गोला लगाना है। सभी विकल्पों में से देख लें। पहला विकल्प है घर, महल, गृह और कोठी। तो कौन सा है जो संस्कृत से आया है? गृह। गृह को गोले में बंद कर दीजिए। अगला है घास। घास का तत्सम क्या होगा? तृण। पत्र का क्या होगा? पत्ता। सूरज का क्या होगा? सूर्य। और हाथ का तत्सम क्या बनेगा? हस्त। और गुरु, मास्टर, पढ़ाने वाला, इसमें क्या आएगा? गुरु। तो अब देखिए एक बार फिर पुनः मिला लें। पहले में तत्सम शब्द क्या है? गृह। दूसरे में तृण, तीसरे में पत्र, चौथे में सूर्य, पांचवें में हस्त और छठे में गुरु। अब है पांचवा। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आप अच्छे से जानते हैं। वाक्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। जो भी आपको सरलतम वाक्य लगे उनको आप बना सकते हैं खुद। और फिर भी सरलता के लिए एक बार देख लीजिए। जैसे धैर्य आप बना सकते हैं। धैर्य मनुष्य का अनमोल गुण है। स्वर्ण, देखो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रिका बहुत सुंदर है। मुद्रिका कहते हैं अंगूठी को, स्वर्ण मुद्रिका यानी सोने की अंगूठी। कूप, उस कूप की गहराई मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी होगी। और आसान बना सकते हैं, मैंने जंगल में एक कूप देखा। अगला है उच्च। महान व्यक्तियों के विचार भी उच्च होते हैं। घर, यह मेरा घर है, मैं घर जाऊंगा। कोई भी सरल वाक्य आप बना सकते हैं। इसके बाद है छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन शब्दों के खंडों का नहीं होता उन्हें शब्द कहते हैं। क्या नहीं होता? यानी जिन शब्दों के हम टुकड़े कर दें और उनका क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता। जिन शब्द के खंडों का अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उनको रूढ़, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जिन शब्दों के सार्थक होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का मेल सार्थक होता है उनको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहते हैं।
वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो उसे योग रूढ़ कहते हैं। जो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। तत्सम शब्द भाषा से लिए गए हैं। आराम से लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा से। अब निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये देखो सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत के हैं और इनके तद्भव, इनका रूप क्या हो गया हिंदी में आकर? मयूर का क्या बना? मोर। और चंद्र का चांद। शत, 100, तृण क्या होगा? तिनका। ग्राम, गांव। स्वर्ण, सोना। पत्र, पत्ता। और दुग्ध, दूध। तो बच्चों ये था आपका अभ्यास कार्य, यानी आपका शब्द विचार अध्याय अभ्यास कार्य सहित संपूर्ण हो गया। अब नीचे आ जाइए, क्रियाकलाप। यह है वर्ग पहेली। ये आपको बिल्कुल स्वयं करना है और बिल्कुल आपके लिए बहुत ही रोचक कार्य है और ज्ञानवर्धक भी। तो ठीक है, आपने ये जो वर्ग पहेली है बनी हुई, इसमें क्या है, नीचे जो उत्तर दिए हुए हैं, नीचे वर्ग पहेली से शब्द ढूंढ करके जो भी पूछे गए हैं उनको इनमें से ढूंढ करके आपने लिखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।